बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। इसका क्या मतलब है? यानी हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ दो फेजेस हो रही हैं, कभी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है। तो अब वो उन सिचुएशन या उन कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट के जो चैम्बर हैं कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस सीक्वेंस से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होती है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं बात करता हूँ कि एक पंखा है किसी भी रूम के अंदर, सबसे पहले वो पंखा चलेगा कब? एक बटन ऑन होगा, उसके बाद फिर वो जो बटन ऑन होगा तो इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, वायर से गुजरता हुआ उस पंखे की मोटर से गुजरेगा और जब वो इलेक्ट्रिकल करंट पंखे की मोटर से गुजरेगा फिर वो पंखा चलेगा। एक सिंपल सा मैंने मैकेनिज्म बताया कि पंखा चलता कैसे। बटन ऑन होगा, इलेक्ट्रिकल करंट वायर से गुजरता हुआ पंखे की मोटर से गुजरेगा और पंखा क्या होगा? ऑन होगा। तो ये पंखा चलने का एक मैकेनिज्म है। तो सेम इसी तरह के हार्ट के चैम्बर उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब हार्ट के चैम्बर से करंट गुजरेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं एक बटन ऑन किया तो उसका जो करंट है वो इलेक्ट्रिकल करंट मुख्तलिफ वायर्स के ज़रिए से उस बटन तक पहुंच रहा है। लेकिन हमारा जो हार्ट है वहाँ जो इलेक्ट्रिकल करंट से मुराद है वो नहीं है जो जिस तरह हम तारों में करंट मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल करंट है। लेकिन हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन्स में जो करंट गुजरता है वो जो करंट है उसको इम्पल्स कहते हैं, नर्व इम्पल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल करंट में जो हमारी वायर्स में गुजर रहा है इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिसकी वजह से वो करंट जनरेट करते हैं। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट को डिफाइन करना चाहें, अगर कोई आपसे पूछे कि डिफाइन द इलेक्ट्रिकल करंट, तो इलेक्ट्रिकल करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस को कहा जाता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब हमारी वायर्स में जो करंट है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो चार्ज है उस केस में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो हमारे सेल्स हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट गुजर रहा है इसमें जो चार्जेस हैं वो आयंस हैं। क्लियर? तो एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारे मसल्स सेल्स के अंदर या हमारे ब्रेन के अंदर जो इम्पल्सिस मूव होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रिकल करंट्स में जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं वो क्या है? आयंस है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक सेल मेम्ब्रेन है, दो किस्म की मेम्ब्रेन ऐसी हैं जिनमें से ये इम्पल्स बड़ी आसानी से गुजर रही होती है। एक को हम कहते हैं न्यूरॉन्स के सेल और एक को हम कहते हैं मसल्स के सेल। तो पूरी बॉडी में दो सेल के सेल मेम्ब्रेन स्पेशलाइज्ड बनाई गई है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। लेकिन सेल के केस में इलेक्ट्रिकल करंट किस तरह याद रखेंगे आप? इम्पल्सिस, जिसको नर्व इम्पल्स भी हम कह सकते हैं। अब होता क्या, कुछ आयन जैसे सोडियम और पोटाशियम उसमें मेन रोल प्ले करते हैं कि अलोंग द मेम्ब्रेन जब ये मूव करते हैं तो इनकी इस मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। तो पहले तो आप लोगों ने यहाँ जो हम बात करेंगे हार्ट के अंदर, पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल करंट को जहन में रखना है कि यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट से मुराद क्या है। तो आप लोगों ने जहन में क्या रखेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिकल करंट से मुराद फ्लो ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। यानी आप कह सकते हैं कि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसमें जो फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है वो जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो एक इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस वजह से इम्पल्स को सिंपली हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल करंट है जो केमिकल्स यानी आयंस की मूवमेंट की वजह से पैदा होता है। ठीक है? तो यहाँ तक जो अगर हम पूरी डिस्कशन को समराइज करें तो इलेक्ट्रिकल करंट हार्ट के केस में या हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल करंट मूव कर रहा है वो बेसिकली नर्व इम्पल्सिस हैं और नर्व इम्पल्सिस बेसिकली फ्लो ऑफ आयंस है। ठीक हो गया? अच्छा, अब होगा क्या कि सबसे पहले जिस तरह किसी भी पंखे को चलाने के लिए एक बटन आमतौर पे लाजमी लगा दिया जाता है कि बटन के ऑन होते ही वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल करंट पंखे से गुजरना शुरू हो जाता है। तो सेम केस यहाँ है कि हमारा जो हार्ट है, रूल याद रखेंगे, जब हार्ट के सेल से इम्पल्स गुजरेगी तो हार्ट के जो चैम्बर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या हार्ट की जो दीवारें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पहले करंट गुजरेगा फिर क्या करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? अब पूरे हार्ट का जो बटन है वो है हमारे पास हार्ट में एक स्ट्रक्चर लगा होता है, उसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड या इसको सिंपली जुबान में ऐसे नोड भी कहा जाता है। सिंपली जुबान में इसको ऐसे नोड।
अब ये लगा हुआ कहाँ है? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो लोअर चैम्बर होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं और जो अपर चैम्बर हैं वो एट्रिया कहलाते हैं। और इसकी एक राइट साइड है, इसकी एक लेफ्ट साइड है। ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? तो ये वाली जो जगह है, लोकेशन याद रखेंगे, जो राइट एट्रियम का जो अपर एंड है, ऊपर वाले एंड के राइट साइड पे ये लगा होते हैं। यानी इसकी लोकेशन राइट एट्रियम का जो अपर एंड है, जो किनारा है, उसके ऊपर एक छोटा सा बटन की तरह का एक छोटा सा स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको SA नोड कहा जाता है, साइनो एट्रियल नोड। ये जो वर्ड है ना साइनो, ये साइनस विनोसिस से निकला है, जो हमने हार्ट एवोल्यूशन ऑफ हार्ट में काफ़ी दफ़ा साइनस विनोसिस का वर्ड इस्तेमाल किया था। तो SA नोड ऐसी जगह है ह्यूमंस के अंदर जहाँ एम्फीबियंस में यहाँ साइनस विनोसिस हुआ करता है। तो इस लोकेशन की वजह से इसका नाम क्या रखा गया? SA नोड। साइनस विनोसिस एट्रिया के अंदर जो मौजूद था उसकी जगह ये नोड मौजूद है। तो इसके नाम की रीज़न तो वैसे नहीं आपकी बुक में लिखी, लेकिन याद रखेंगे कि इसको जो नाम दिया गया इस लोकेशन की वजह से दिया गया, क्योंकि पुराने ऑर्गेनिज्म में इसमें साइनस विनोसिस इस जगह पे मौजूद था। तो राइट एट्रियम का जो अपर एंड है, तो वहाँ क्या मौजूद है? SA नोड। ये बटन का काम करते हैं, ये स्टार्ट करने का काम करते हैं, करंट को स्टार्ट करने का काम करते हैं। इस वजह से इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहा सकते हैं, कि जिसके ऑन होते ही पूरा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। पेस मेकर का लफ्ज़ मतलब किसी चीज़ को चलाने वाला। तो ये वो जगह है जहाँ से सबसे पहले नर्व इम्पल्स हार्ट के मुख्तलिफ चैम्बर में आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसका फंक्शन के इट सेंड इम्पल्सेस टू द मसल ऑफ एट्रियम ऑफ हार्ट, कि ये जो हार्ट के एट्रियम के मसल्स हैं ये इसको नर्व इम्पल्स सेंड करते हैं। अच्छा, इस SA नोड की कंपोजिशन आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो इसमें कार्डियक फाइबर हो, और हमने डिस्कस किया था ये जो फाइबर का वर्ड है ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। जो कार्डियक, इसमें एक तो कार्डियक सेल्स की तादाद थोड़ी है, और उसमें जो मायोफिब्रिल्स हैं, आपको पता है कि मायोफिब्रिल्स उन स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो सेल के अंदर मौजूद है, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को स्टार्ट करना है जब नर्व इम्पल्स इनके अंदर आएगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि SA नोड में जो कार्डियक सेल्स हैं वो थोड़ी सी तादाद में मौजूद होते हैं, और जो नर्व एंडिंग्स हैं, यानी हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के एक पार्ट है जो हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, उसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं, तो इसके जो एंड हैं वो SA नोड तक आते हैं। इस वजह से ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये नर्व इम्पल्स को अपनी नर्व एंडिंग के ज़रिए से SA नोड में भेज देता है। यानी आप लोगों ने याद रखना है कि ये नर्व आ कहाँ से रही है? ये बेसिकली नर्वस सिस्टम से रही है, और SA नोड के ज़रिए से, जैसे हम कहते हैं ना कि बटन के अंदर से तो करंट जनरेट नहीं हो रहा, पीछे एक पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम अटैच होता है। तो इसी तरह इस SA नोड के साथ पूरा नर्वस सिस्टम का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम अटैच है। तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, यानी इसमें कुछ कार्डियक सेल्स मौजूद होंगे और कुछ नर्व एंडिंग्स होंगे, और वो नर्व एंडिंग कहाँ से रही होंगी? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बहरहाल जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपनी नर्व इम्पल्स को, क्योंकि इसने मैसेज भेजना है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, हार्ट को रिलैक्स होना चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सारी ये चीज़ें कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स SA नोड में आई, और SA नोड फौरन ही नर्व इम्पल्स को दोनों एट्रिया के मसल्स में भेज देते हैं। अच्छा, ये मसल्स का वर्ड इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो हार्ट के मुख्तलिफ सेल्स हैं सिर्फ वही सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे जिनका ताल्लुक मस्कुलर टिश्यू से हो। इस वजह से हम बाकी लेयर्स की बात नहीं करते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सिर्फ इन्हीं टिश्यू ने करनी है। तो ऐसे नोड्स से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किस में आ गई? मस्कुलेचर ऑफ एट्रिया के मसल्स में चली गई। अच्छा, जो ही मसल्स के अंदर जाएंगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब ये करंट एट्रिया के मुख्तलिफ किस्म के मसल से गुजर रहा होगा और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, अब इस करंट ने वेंट्रिकल्स की तरफ आना है। लेकिन ये जो दरमियान में दीवार है जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम दीवार को कहा जाता है, जो एट्रिया और वेंट्रिकल को अलहदा करती है। ये इंसुलेटर है, इससे करंट नहीं गुजर सकता, इस वजह से इस दीवार के ज़रिए से करंट आगे नहीं जाएगा। लेकिन इस दीवार के अंदर एक छोटा सा रास्ता मौजूद है जो एट्रिया से करंट वेंट्रिकल्स में भेजता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर के ज़रिए से ड्रा किया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए से करंट जो है या इम्पल्स जो है वो एट्रिया से, तो इस रास्ते का नाम है AV नोड। नाम से जाहिर है एट्रोवेंट्रिकुलर नोड।
यानी सबसे पहले ऐसे नोड से करंट स्टार्ट हुआ, एट्रिया से गुजरा, उसके बाद एवी नोड के जरिए से फिर ये वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा। लेकिन जिस वक्त हमारे पास एवी नोड से करंट गुजर रहा होता है, एक तो ये बहुत ज़्यादा स्लो गुजरता है, तो इस वजह से एट्रिया से करंट पहुंचने, एट्रिया से जो करंट स्टार्ट हुआ है और वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है, तो एवी नोड की वजह से दरमियान में थोड़ा सा डिले आ गया। ये नहीं कि एट्रिया से फौरन वेंट्रिकल में आ गए, इससे जो करंट गुजर रहा है ये थोड़ा स्लोली गुजरेगा। अच्छा, दूसरा इसका फंक्शन ये है कि जिस वक्त एवी नोड करंट रिसीव करेगा, ये उस करंट को प्रोपिगेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा करता है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी को, उसकी पावर को मजीद बढ़ाता है। इसको हम कहते हैं प्रोपिगेशंस। ये नर्व इंपल्स को मजीद स्ट्रेंथन करता है। तो एक तो करंट आहिस्ता से गुजारता है, उसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ तकरीबन 0.15 सेकंड का डिले होगा। डिले से क्या मुराद है कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान यहाँ से जब करंट गुजर रहा होगा तो दरमियान में थोड़ा सा डिले आएगा कि फ़ौरन वेंट्रिकल्स में नहीं पहुँचते। इसका फ़ायदा ये है कि ताकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, उसके बाद उसी वक्त वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ना करें, थोड़े वक्फे के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि दरमियान में यहाँ वॉल ओपन हो चुके होते हैं और ये वॉल के ज़रिए से ब्लड वापस जा सकता है अगर दोनों एक ही वक्त में क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा क्या रखा गया, डिले रखा गया। अच्छा, उसके बाद जिस वक्त एवी नोड से करंट वेंट्रिकल्स की तरफ जाते हैं, तो करंट, ये जो मैंने रेड कलर की वाइड्स ड्रा की हैं, ठीक है, तो ये जो यहाँ वाली वाइड्स हैं ये दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में है, और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो दीवार है उसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो करंट इस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के जरिए से ऐसे मूव करता है और फिर यहाँ से ऐसे इन चैम्बर्स में आता है, और जब करंट इन चैम्बर्स में आता है तो उसके बाद फिर ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ से करंट निकला, एट्रियम में फैल गया, और फिर एवी नोड के ज़रिए से जो थोड़ा सा टाइम लेता है एवी से एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचने के लिए, फिर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में करंट मूव किया और फिर यहाँ से वेंट्रिकल्स के मसल्स में गया और फिर वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, ऐसे नोड, फिर एट्रिया के मसल्स, फिर एवी नोड, फिर ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम करंट है, उसके बाद फिर एंड पे मायोकार्डियम ऑफ वेंट्रिकल्स है। मायोकार्डियम से मुराद मस्कुलेचर, मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स ही होता है। तो ये सीक्वेंस है कि किस तरह करंट गुजरेगा। हाँ, एक बात, जहाँ जहाँ से करंट गुजरता जाएगा वो हिस्सा क्या करता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास रूट है नर्व इंपल्स का। अच्छा, आगे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हार्ट की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी बेसिकली एक मशीन है, उसके अंदर एक कार्बन की स्ट्रिप होती है जो हमारे पास, उसके ऊपर काफ़ी सारी लाइंस मौजूद होती हैं, आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा वो देखी होगी। तो वो जो आप कह सकते हैं कागज़ का टुकड़ा है जो मशीन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है हार्ट की, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर रिकॉर्ड कर देती है ग्राफ्स की शक्ल में। वो जो ग्राफ है उससे फिर हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। पहले हमने डिस्कस करना है कि वो जो ग्राफ है जिससे इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं कि इसका हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और वो जो मशीन है उसको हम कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन ने अपनी एक्टिविटी को जिस कागज़ के टुकड़े पे या जिस मशीन के ऊपर रिकॉर्ड किया है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल क्या है, ये इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन्स किस चीज़ को डिटेक्ट करती है? अभी हमने डिस्कस किया हार्ट के मुख्तलिफ चैम्बर से जब इलेक्ट्रिकल करंट गुजरेगा तो हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, दे आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे खुदा न खासा एक शख्स को अगर करंट लग जाए तो दूसरा उसको पकड़ेगा, उसको भी करंट लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स। तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल करंट हमारे हार्ट के सेल से गुजर रहा है वो चूँकि सारे सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बॉडी में, तो उस सेल्स की जो वेव्स हैं वो फिर हार्ट के जो सराउंडिंग टिश्यू हैं उनमें भी आती हैं, और फिर हार्ट के जो सराउंडिंग टिश्यू में आगे जो ऊपर स्किन है तो उसमें भी वो स्प्रेड करती है। लेकिन वो इतना माइनर करंट होता है, हमारी आम जो आप कह सकते हैं मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। इस वजह से इस मशीन को स्पेशलाइज्ड बनाया गया जो बहुत ही लो इंटेंसिटी ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकती है। तो करंट कैसे आ रहा है, कार्डियक इंपल्स जब हार्ट से गुजरती हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट फिर उसके जो हार्ट के सराउंडिंग में भी थोड़ा सा आता है, और फिर कुछ इलेक्ट्रिकल करंट्स ऐसा है जो बॉडी की सरफेस यानी स्किन पर भी आता है।
अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स, ईसीजी जो मशीन है उसके काफ़ी सारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जैसे हम किसी बैटरी के दो टर्मिनल बनाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हमारा हार्ट है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड एक तरफ लगा देते हैं और कुछ इलेक्ट्रोड दूसरी तरफ लगा देते हैं, ताकि एक पॉजिटिव साइड बन जाए और दूसरी नेगेटिव साइड बन जाए। तो पहला काम यह है कि जो ईसीजी मशीन है उसके इलेक्ट्रोड्स को अपने हार्ट के दोनों साइडों पर लगा देना है। ठीक है, द प्लेस इलेक्ट्रोड्स ऑन अपोजिट सरफेस ऑफ स्किन अराउंड हार्ट। उसके बाद क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो हमारे स्किन के ऊपर इलेक्ट्रिकल करंट्स की कुछ वेव्स आई हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे और उसको एक कंपाइल्ड शक्ल में, एक जामी अंदाज के अंदर, वो जो हमारा पेपर होता है ईसीजी पेपर जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, उसके ऊपर वो मुख्तलिफ किस्म की ग्राफ की शक्ल में वो ड्रा कर देती है। ठीक है, अब ये तो प्रोसीजर है कि हम इलेक्ट्रोड्स लगाते कैसे हैं। अब जो ईसीजी हम पढ़ते हैं उसमें किस ग्राफ का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नीडल होता है, जैसे मैं कहता हूं कि ये मेन लाइन है, अगर वो जो ग्राफ है वो आप कह सकते हैं ऐसे मूव कर रहा होता है, नीडल यहां खड़ी है और जो ग्राफ मूव कर रहा होता है एक स्ट्रेट लाइन आती है जब तक कोई इलेक्ट्रिकल करंट उसमें से नीडल में से पास नहीं करता, और जो ही इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगा तो ये जो नीडल है वो एक ग्राफ की शक्ल में ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन से डिफ्लेक्शन हुई है नीडल की, ऊपर की तरफ गई है या बाज़ दफ़ा नीचे की तरफ भी आ रही होती है, तो ये जो डिफ्लेक्शन हुई है ये उस वक्त हुई है जब हार्ट के चैम्बर से या हार्ट के किसी पोर्शन से करंट गुजरा है। क्लियर? अब जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को देखते हैं, नॉर्मल की अभी बात करेंगे, अब नॉर्मलिटी तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे ना, आपकी टॉपिक का हिस्सा है। सपोज मैं कहता हूँ कि एक नीडल्स बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई करंट नहीं गुजर रहा, अचानक ही ऐसे नोड से करंट एट्रिया में आना शुरू हो जाता है, एट्रिया में आना शुरू। तो जो ही एट्रिया के अंदर आता है तो ये एक डिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है नॉर्मल लाइन से और एक वेव बन जाएगी ऐसे। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद फिर करंट गुजरेगा एवी नोड से, लेकिन एवी नोड से करंट इतना स्लोली गुजरता है कि हमारी जो ईसीजी की मशीन है बाज़ दफ़ा इसको सही तरह डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो यहाँ एक थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अच्छा, जिस वक्त एवी नोड से करंट वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया जो एवी नोड है, एक काम इसका प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड ने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। ये एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से सिर्फ ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन अगर पावरफुल ना भी हो गुजारा चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इनकी कॉन्ट्रैक्शन इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। इस वजह से एवी नोड क्या करता है कि इन नर्व इम्पल्सिस की स्ट्रेंथ को बढ़ा के वेंट्रिकल्स में भेजता है। इस वजह से जब वेंट्रिकल्स में करंट आता है तो हमें एक बड़ी सी लाइन हमें नज़र आती है, बड़ी सी लाइन नजर आती है, और ये शो कर रही है कि बहुत ज्यादा करंट और बहुत तेजी से करंट वेंट्रिकल्स में, एट्रियम में करंट बड़ी स्मूथली गुजर रहा है। उसके बाद ये वो जगह है जहां एवी नोड है और ये वो जगह है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगली जो लाइन है उसको समझने के लिए आपको जो शुरू का कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया उसको समझने, कि जैसे मैं कहता हूँ ये सेल मेम्ब्रेन है। अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो इम्पल्स गुजर रही है, इम्पल्स का मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, कि कुछ चार्जेस अंदर आएंगे कुछ चार्जेस बाहर जाएंगे। तो जब ये चार्जेस अंदर आए, इन्होंने आके कॉन्ट्रैक्ट किया, अब हार्ट ने रिलैक्स करना है, तो जो चार्जेस अंदर आए थे वो वापस जाएंगे और जो चार्जेस बाहर गए थे वो अंदर आएंगे। लेकिन जब ये वापस जा रहे हैं और अंदर दोबारा आ रहे हैं, तो इस वक्त भी तो फ्लो ऑफ चार्जेस हुआ है ना, यानी हार्ट के चैम्बर, जो चार्जेस अंदर आए उन्होंने हार्ट के चैम्बर को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। अब वो जब हार्ट के चैम्बर रिलैक्स या हार्ट के सेल रिलैक्स होना चाहते हैं, जो आइन आए थे वो वापस जा रहे हैं, तो जब ये वापस जाएंगे तब भी एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होगा। तो हमारे पास जब हार्ट के चैम्बर में से आइन वापस जा रहे होते हैं हार्ट के सेल्स में से, तो तब भी हमें एक छोटी सी डिफ्लेक्शन नज़र आती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ईसीजी मशीन को देखते हैं, एक ये डिफ्लेक्शन है, एक ये डिफ्लेक्शन है, एक ये डिफ्लेक्शन है। ये वो डिफ्लेक्शन है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया का बाइस बनती है, ये वो डिफ्लेक्शन है जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स का बाइस बनती है, और ये वो डायरेक्शन है जो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट का बाइस बनती है। तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था
एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एंड पे डायस्टोल। तो ये 3 स्टेजेस हार्ट की हैं। एट्रियल सिस्टोल जब एट्रिया में से नर्व इंपल्स गुजरी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब वेंट्रिकल से नर्व इंपल्स गुजरी, और डायस्टोल उस वक्त होगा जब हार्ट के जो सेल्स हैं वो रिलैक्स करें। रिलैक्स उस वक्त होंगे जो आइन अंदर की तरफ आए हैं, जो आइन बाहर की तरफ आए थे वो वापस लौट रहे होंगे। तो उन मूवमेंट की वजह से भी जो करंट जनरेट हुआ है वो डायस्टोल का बायस बने। अच्छा, बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कि ये लाइन उस वक्त आती है प्रियर टू एट्रियल सिस्टोल। सिर्फ ये वर्ड समझा देता हूँ सबके साथ। ये प्रियर जो डायग्राम है उसके नीचे लिखा हुआ, प्रियर का वर्ड क्यों लिखा हुआ? ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे पहले पंखे की मोटर से करंट गुजरेगा फिर मोटर चलेगी, तो सेम ये है, हमने ईसीजी मशीन के जरिए से इलेक्ट्रिकल करंट को डिटेक्ट करना है। तो यहाँ क्या हुआ है कि पहले करंट गुजरेगा फिर हार्ट के चैम्बर कांटेक्ट करेंगे, लेकिन हम डिटेक्ट कौन से करें? जब करंट गुजर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन को हम डिटेक्ट नहीं कर रहे, करंट गुजरने को हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये वेव उस वक्त बनेगी जब एट्रियल सिस्टोल होने लगेगा। पहले करंट गुजरेगा, उसके बाद फिर सिस्टोल होगा। इसी तरह वेंट्रिकल्स में से पहले करंट गुजरेगा फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो प्रियर का वर्ड लगाया हो, प्रियर का मतलब पहले। तो ये वेव उस वक्त आएगी जब एट्रियल सिस्टोल होने लगेगा, ये उस वक्त आएगी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने लगेगा, और ये उस वक्त आएगी जब डायस्टोल होने लगेगा। ठीक है, तो अभी बड़ा सिंपल सा, वैसे तो अगर ईसीजी को हम पढ़ना शुरू करें तो एक पूरी फील्ड है, इसको पढ़ना एक बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ है। तो बहरहाल आपकी बुक में नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं कि इसकी वजह से हम हार्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं या एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये वाली जो कर्व है ये थोड़ी ऊपर चली जाती है और रैपिड पीक शो करती है, तो इसका मतलब ये है कि एट्रिया ज़रूरत से ज़्यादा फोर्सफुली कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा, जितना तेज़ी से गुजरेगा, उतनी ही कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांगली होगी। अगर सपोज एक स्टैंडर्ड लेंथ है, इसकी लेंथ कम हो गई, तो इसका मतलब है कि हमारे जो एट्रिया वो बहुत वीक हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव होना चाहिए। इसी तरह ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल में अगर ये इतनी सी आ गई तो इसका मतलब है वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम है। तो इनकी जो हाइट है, इनका जो डिस्टेंस है, ये शो का, सपोज मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड ये है लेकिन ये वेव इतनी बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब है एट्रियल जो सिस्टोल है वो ज़्यादा देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल इनकी एबनॉर्मेलिटी की, इनकी हाइट में अगर डिफरेंस आ जाए, इनकी लेंथ में अगर डिफरेंस आ जाए, तो इस डिफरेंस से फिर डॉक्टर हजरात पहचान लेते हैं कि हार्ट के किस चैम्बर के अंदर प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके ज़रिए से हम हार्ट की जो रिदमिस्टिसी है कि हार्ट को बड़े सीक्वेंस अंदाज में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना चाहिए, वो इफेक्ट तो नहीं हो रही, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स है वो स्लो है या ज़्यादा है, तो ये सारी ईसीजी के ज़रिए से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक था, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। अगला जो टॉपिक है वो इन्हीं पेस मेकर से रिलेटेड है। ये 2 पेस मेकर ऑफ हार्ट कहलाते हैं, मेन ये है, उसके बाद बाज़ केसेस में ये भी इस्तेमाल होता है। तो अगर इनमें प्रॉब्लम आ जाए तो आर्टिफिशियल पेस मेकर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है ब्लू बेबीज़, तो उसका भी ताल्लुक चूँकि हार्ट के साथ है, इस वजह से इन दोनों छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।